ओके, हमने थॉरेक्स में क्या पढ़ा था कि जो इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं वो ही किसको सप्लाई कर रही होती हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। ठीक है, अब हम करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। The cutaneous nerve supply to the anterior abdominal wall is derived from the anterior rami of lower six thoracic and the first lumbar nerve. Okay, lower six thoracic nerves कौन सी हैं? Lower five intercostal and subcostal nerve. Clear? और जो lumbar nerve है वो कौन सी है? Lumbar nerve is represented by the iliohypogastric and ilioinguinal nerve. The dermatome of T7 is located in the epigastrium over the xiphoid process. ठीक है, इसका डर्माटोम जो होता है जिफिस्टर्नल ज्वाइंट जो जिफॉइड प्रोसेस का वो क्या होता है T7। और अगर हम थोरेसिक लेवल लिखें तो थोरेसिक लेवल क्या होता है राफिया? T9. गुड, T9। The dermatome of T10 includes the umbilicus and that of L1 lies just above the inguinal ligament. और umbilicus का डर्माटोम क्या है? T10। और L1 का क्या है? Just above the inguinal ligament and the symphysis pubis। अब हम करेंगे ब्लड सप्लाई। The skin near the midline is supplied by branches of the superior and inferior epigastric arteries. Okay, ये हमने पढ़ा था कि जो epigastric arteries थी, superior epigastric artery थी, वो किसकी ब्रांच थी आयशा? superior epigastric artery किसकी ब्रांच थी? Internal thoracic की. ओके, और ये किसको सप्लाई कर रही है? Rectus sheath को, muscle गुड। को. ओके, जो इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी की। ठीक है, जब हम इसको बार बार रेपिटेशन करेंगे ना तो तब हमें मेमोराइज होगा, तो ये हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी देख लें, जो इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल आइलियक की। क्लियर? कल हमने कौन सी आर्टरी पढ़ी थी एक्सटर्नल आइलियक की ब्रांच थी? फेमरल। The skin of the flanks is supplied by branches of intercostal, lumbar and deep circumflex iliac arteries. ये देखें, सेंटर में क्या पड़ा होता है? रेक्टस मसल पड़ा होता है, रेक्टस एब्डोमिनस। तो उसको भी हमने कहा था ना कि वो क्या बना रहा होता है? रेक्टस शीट बना रहा होता है। तो उसको कौन सप्लाई करती है? ये देखें, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी आ रही है यहाँ से, और यहाँ से कोई सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी आ रही होगी। ये देखें, अब पता चला कि ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है और उसकी टर्मिनल ब्रांच में क्या आ रही है? सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी आ रही है, और नीचे से क्या आ रही है? इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी आ रही है। और अगर एक आर्टरी का हम कट कर दें या उसको लाइगेशन कर दें तो रेक्टस शीट को सप्लाई दूसरी आर्टरी से हो जाएगी, और ये आपस में एनॉस्मोस करती हैं। ठीक है, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी की। हो गया। अब ये तो था सेंटर। जो लेटरल एब्डोमिनल वॉल है इसको कौन सप्लाई कर रहा है? इंटरकोस्टल आर्टरीज, लंबर आर्टरीज और डीप सर्कमफ्लेक्स आइलियक आर्टरी। क्लियर? Venous drainage. The venous drainage passes above into the axillary vein through the lateral thoracic vein. अब जो ऊपर होगा, जो अबव है वेनस ड्रेनेज, वो किस में पास कर रहा है? एक्सिलरी वेन में। ठीक है, किसके थ्रू? लैटरल थोरेसिक वेन के थ्रू। क्लियर? एंड बिलो इनटू द फेमरल वेन थ्रू द सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक एंड द ग्रेट सेफिनस वेन। इसको अब आपने सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक और इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक से कंफ्यूज नहीं करना। अब हमने लैटरल थोरेसिक आर्टरी पढ़ी थी, तो लैटरल थोरेसिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी राफिया और आयशा? Axillary की. यस, किस पार्ट की? Second part. गुड, वेरी गुड।
जो अब सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, देखें ये किसकी ब्रांच है, ये किस में ड्रेन हो रही है, फेमरल में ड्रेन हो रही है ना, तो ये फेमरल की ब्रांच है। अब आपको क्लियर हुआ कि जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो ब्रांच है एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी की। जो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, फेमरल की। और ग्रेट सेफनेस भी हमने कल पढ़ा था कि ये सेफनेस ओपनिंग से पास करती है और फेमरल वेन में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, अब जो अबव वेनस ड्रेनेज है वो किस में पास कर रहा है, एक्सिलरी में, और जो बिलो है वो किस में पास कर रहा है, फेमरल में। ये आपको पता होना चाहिए। और फिर उनके वो किसके थ्रू पास कर रहा है, ये जो अबव है वो लेटरल थोरेसिक वेन के थ्रू पास कर रहा है, और जो फेमरल में पास कर रहा है वो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक और ग्रेट सेफनेस में। Caval anastomosis and paraumbilical veins. Note the important indirect connection between the superior and inferior vena cava. This may permit the reversal of blood flow in patients with obstructed vena cava caused by large mediastinal or abdominal tumor. Note also the presence of small paraumbilical veins that connect the systemic skin veins in the region of the umbilicus along the ligamentum teres through the portal vein. Sorry. अब हम कह रहे हैं कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के दरमियान कम्युनिकेशन होता है। अगर किसी पेशेंट को मेडियस्टिनल या एब्डोमिनल ट्यूमर है तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाएगा, सुपीरियर वेना कैवा से पास कर जाएगा। और क्या होता है, अम्बलाइकस के इर्द गिर्द वेन्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पैराम्बलाइकल वेन। वो किसको कनेक्ट कर रही है, जो सिस्टेमिक स्किन वेन्स हैं उनको कनेक्ट कर रही हैं किसके साथ, पोर्टल वेन के साथ। ठीक है, जो सिस्टेमिक स्किन वेन्स हैं उनको कनेक्ट करिए पोर्टल वेन्स के साथ। दिस में प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट पोर्टल सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस इन पेशेंट्स विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पोर्टल वेन एज इन सिरोसिस ऑफ द लिवर। अब जब सिरोसिस ऑफ लीवर होगी तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी पोर्टल वेन की, तो पोर्टल सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस बन जाएगा। कैसे कि पोर्टल तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो जो ब्लड किससे पास करेगा, सिस्टेमिक स्किन वेन से पास करेगा। तो किसके थ्रू पास करे, पैराम्बलाइकल वेन्स के थ्रू पास करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। lymph drainage. The cutaneous lymph vessels above the level of the umbilicus drain upward into the anterior axillary lymph nodes. ठीक है, the vessels below this level drain downward into the superficial inguinal nodes. Okay, अब मुझे डॉक्टर अली बताएंगे कि डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स किसको ड्रेन करते हैं। लोअर लिम्फ को करते हैं। एनीवन एल्स? आयशा, राफिया? ग्लैंड्स ऑफ पेनिस एंड कार्पोरा। बेटा ये मैंने आपको कल भी बताया था, चले मैं आपको ये दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। और अली आप कल 7 PM पे लो लिम का टेस्ट है एंड यू मस्ट हैव टू अटेंड इट। और गाइस अब आप ये ना सोचें कि इतने स्टूडेंट्स हैं और इतने कम ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करेंगे मैं उनको उनकी पेमेंट रिटर्न कर दूंगी और उनको ग्रुप से मैं लीव कर दूंगी। आई वांट रिजल्ट्स। ओके गाइस, समझिए कि ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो जो ग्लैंड्स ऑफ पेनिस होती है और कार्पोरा होता है, ठीक है, उनको कौन ड्रेन कर रहा है, राफिया? डीप राफिया, इंग्वाइनल। डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ओके, अब डॉक्टर अली ये देखें, यहाँ से गुजर रही होती है ना, हमने पढ़ा था कि मीडियल साइड पे कौन सी वेन होती है, ग्रेट सेफनस वेन होती है। तो ग्रेट सेफनस वेन के साथ यहाँ पे लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं और हमारी लिम्फ जो है वर्टिकल पड़ी हुई है ना, तो यहाँ पे जो होते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स को हमने डिवाइड किया हुआ है वर्टिकल में और हॉरिजेंटल में। तो देखें ये वर्टिकल पड़े हुए हैं ना, ये आपको नजर आ रहे हैं ना डॉट्स।
तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स का जो वर्टिकल ग्रुप है वो किसको ड्रेन कर रहा है? लोअर लिम्फ को। क्लियर है कि अभी तक? क्लियर? डॉक्टर यस अली क्लियर है? ओके। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पे क्लियर है डॉट्स, मैम। ओके। अब ये आपको नजर आ रहा है हॉरिजेंटल ग्रुप। अब ये हॉरिजेंटल ग्रुप को हमने डिवाइड कर दिया है मीडियल में और लैटरल में। अब आप खुद सोचें कि अगर लैटरल बैक की तरफ ज्यादा है या मीडियल? लैटरल ना। तो जो नेचुरल। लैटरल ग्रुप है इसने ड्रेन करना है बैक को। क्लियर? अब हमारा कौन सा ग्रुप बच गया? मीडियल ग्रुप ऑफ हॉरिजेंटल सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। अब मीडियल ग्रुप ने किसको ड्रेन करना है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को, बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, स्क्रोटम को और यूट्रस को। क्लियर? डॉक्टर अली अब आपको समझ आई है इनकी? जी मैम। ओके। अब हम कह रहे हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में अगर अम्बिलिकस के लेवल से अबव है तो एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है, और अगर उसके लेवल से बिलो है तो वो है सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। ठीक है? डीप जो होते हैं किसको ड्रेन करें? ग्लैंड्स ऑफ पेनिस को और कार्पोरा को। ओके। अब हम करते हैं सुपरफिशियल फेशिया। अब एब्डोमिन में हमने सुपरफिशियल फेशिया को हमने 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। एक सुपरफिशियल फैटी लेयर है और एक डीप जो है मेम्ब्रेनियस लेयर है। ठीक है? तो गाइस जब आप लोगों ने सी सेक्शन किया होगा गायनी में, तो आपने देखा होगा ना कि जब हम कट करते हैं एब्डोमिन को तो वहां पे फैट नजर आ रही होती है आपको, जिसकी हम कॉटरी करते हैं। ठीक है ना? इसी तरह जो सुपरफिशियल लेयर है वो उसकी जो सुपरफिशियल फेशिया की जो सुपरफिशियल लेयर है उसका नेम क्या है? फेशिया ऑफ कैम्पर। ठीक है? और जो डीप लेयर है उसका क्या नेम है? स्कारपास फेशिया। The fatty layer is continuous with the superficial fascia over the rest of the body. The membranous layer fades out laterally and above. जो फैटी लेयर है सुपरफिशियल फेशिया की, जो सुपरफिशियल लेयर है वो कंटिन्यूस होती है सुपरफिशियल फेशिया के साथ रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब मेम्ब्रेनियस लेयर जो होती है वो लैटरली और अबव क्या करती है? फेड ऑफ हो जाती है। इंफीरियरली ये क्या करेगी? इंफीरियरली द मेम्ब्रेनियस लेयर passes over the inguinal ligament to fuse with the deep fascia of the थाई। अब जो डीप फेशिया ऑफ थाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेशिया लाटा। अप्रोक्सीमेटली 1 फिंगर बेड बिलो द इंक्वाइनल लिगामेंट। इस बात की अब आपको समझ आई कि हमने कहा सुपरफिशियल फेशिया जो है इसकी 2 लेयर्स हैं। जो सुपरफिशियल लेयर है वो क्या है? फैटी लेयर। ठीक है? उसको हम क्या कह रहे हैं? फेशिया ऑफ कैम्पर। जो डीप लेयर है वो क्या है? वो मेम्ब्रेनियस लेयर है। उसको हम क्या कह रहे हैं? स्कारपास फेशिया। अब जो सुपरफिशियल लेयर है सुपरफिशियल फेशिया की, वो रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कंटिन्यूस होती है। जो डीप लेयर है, अगर ये बॉडी है तो इसमें ये अबव और लैटरली क्या करती है? फेड आउट हो जाती है, मतलब यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है? अब ये क्या करेगी? जो डीप लेयर है वो जब इनग्वाइनल लिगामेंट से पास करेगी तो यहाँ पे हमारा डीप फेशिया ऑफ थाई होता है, फेशिया लाटा, उसके साथ क्या करेगी? ये फ्यूज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक गाइस? यहाँ तक क्लियर है? In the midline, it is not attached to the pubis, but instead forms a tubular sheet for the penis, clitoris. ठीक है? अब वो आपको ये कह रहे हैं कि मिड लाइन में ये, आपको पता है ना कि प्यूबिस मिड लाइन में होती है। मिड लाइन में प्यूबिस के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि ये क्या करती है? ये शीट बनाती है पेनिस के लिए या फीमेल्स में क्लाइटोरिस के लिए। अब हम कह रहे हैं कि पेरिनियम में क्या करेगी? गाइस रिमेंबर, पेरिनियम इज अ स्पेस बिटवीन urinary bladder, oh sorry, urethra and rectum.
ठीक है ना? इसके दरमियान ये स्पेस होती है और ये डायमंड शेप स्पेस होती है। इन द प्रीनियम इट इज अटैच्ड ऑन ईच साइड टू द मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर्च। ठीक है ना? अब प्यूबिक आर्च होती है जो मैं आपको शो करवाती हूँ, एंड इट इज नोन एज कोलीज फेशिया। ओके गाइस, ये आपको नजर आ रही है डायग्राम्स? ये देखें, ये क्या है? ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, और ये क्या है? ये ये प्रीमियम है, ठीक है? और इसका ये क्या है? ये मॉन्स प्यूबिस है, ये मीडियल सरफेस ऑफ थाई है, ये इंफीरियर बॉर्डर है। मैं आपको प्यूबिक आर्च ही दिखाती हूँ। ओके, जो ये है ना, ये दरमियान में देखें, ये प्यूबिक बोन्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही है। मैंने आपको कहा था ना कि जो मिड लाइन स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे स्टेनम है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है और प्यूबिक है, इनके दरमियान में क्या होती है? डिस्क होती है, ठीक है ना? फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क। और ये क्या है? सब प्यूबिक एंगल है या प्यूबिक आर्च है, ठीक है? अब हमने कह रहे हैं कि प्रीमियम में ये क्या करती है कि ये प्यूबिक मार्जिन के साथ अटैच हो जाती है, प्यूबिक आर्च के, और उस क्या बना देती है? कोलीज फेशिया। अब ये पोस्टीरियरली क्या करती है? इट फ्यूजेस विद द पेरिनियल बॉडी एंड द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये पेरिनियल बॉडी के साथ अटैच हो जाती है और पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती है। सुपरफिशियल फेशिया एंड द एक्सट्रावजेशन ऑफ यूरिन। The membranous layer of superficial fascia has beneath it a potential closed space that does not open into the thigh, but it is continuous with the superficial perineal pouch through the penis and scrotum. अब वो कह रहे हैं कि जो जो डीप लेयर है सुपरफिशियल फेशिया की, वो क्या कर रही है कि वो क्लोज स्पेस बना रही है जो कि थाई में ओपन नहीं हो रहा, ठीक है? ये क्या कर रही है? बल्कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के साथ कंटिन्यूस कर रही है थ्रू पेनिस एंड स्क्रोटम, ठीक है ना? हमें पता है कि जो मेम्ब्रेनियस लेयर होती है पेनिस के इर्द गिर्द कंटिन्यूस होके उसके उसके लिए ट्यूबुलर शीट बना रही है। रप्चर ऑफ द पिनाइल यूरिथ्रा may be followed by extravasation of urine into the scrotum, perineum, and penis, and then up into the lower part of the anterior abdominal wall, deep to the membranous layer of fascia. Okay, guys, अब यूरिथ्रा के पार्ट्स होते हैं, ठीक है? जो पिनाइल यूरिथ्रा है, ठीक है ना, जो पेनिस के अंदर है, जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, और उसके बाद होता है मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा, और फिर होता है पिनाइल यूरिथ्रा। अब अगर पिनाइल यूरिथ्रा की इंजरी हो गई है तो क्या होगा? यूरिन कहाँ पे चला जाएगा? स्क्रोटम में, पेरिनियम में, पेनिस में, और लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में चला जाएगा। The urine is excluded from the thigh because of the attachment of the fascia to the deep fascia of the thigh, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि जो डीप फेशिया ऑफ थाई है
वो मेम्ब्रेनियस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया आपस में अटैच हुए होते हैं ना, इसलिए यूरिन वहां पे पास नहीं करेगा। यूरिन कहाँ पे जाएगा? स्क्रोटम में, पेनिस में और लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। डी फेशिया। ओके गाइस, ये ना इसका सबका अलग अलग है कि अगर मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा का रप्चर हुआ है तो यूरिन कहाँ जाएगा और पिनाइल यूरिथ्रा में कहाँ जाएगा, ये मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ। डी फेशिया। इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, द डी फेशिया इज अ थिन लेयर ऑफ एरिकुलर टिश्यू कवरिंग द मसल्स। अब मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये तो हमने किया हुआ है। The muscles of the anterior abdominal wall consist mainly of three broad thin sheets that are aponeurotic in front. From exterior to inferior, these sheets are external oblique, internal oblique and transversus. ठीक है ना, ये आपको पता है कि ये वाले मसल्स कहाँ पे होते हैं? लेटरल पार्ट पे होते हैं। इन एडिशन, on either side of the midline, there are wide vertical muscles called the rectus abdominis. As the aponeurosis of the three sheets pass forward, they enclose the rectus abdominis to form the rectus sheet. अब रेक्टस शीट कौन बना रहे हैं? जो तीनों लेटरल मसल्स हैं वो मिलकर रेक्टस शीट बना रहे हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टस शीट देयर may be a small muscle called the pyramidalis. The cremaster muscle is derived from the lower fibers of the internal oblique. ठीक है, अब हमारे नॉलेज में एक और एडिशनल इजाफा हो गया। अब मुझे राफिया बताएंगी कि कंजॉइंट टेंडन किससे बना था? मम्मा एक मिनट चुप करें। इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल। वेरी गुड। और आयशा बताएंगी कि इनग्वाइनल लिगामेंट किससे बनता है? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लिक। इनग्वाइनल लिगामेंट नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा। एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से और एक्सटर्नल, वेरी गुड। और राफिया बताएंगी कि लेकुनार लिगामेंट क्या होता है? मैम मीडियल हम्म, साइड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। मीडियल एक्सटेंशन। मीडियल पार्ट जो होता है ना इनग्वाइनल लिगामेंट का, वो लेकुनार लिगामेंट होता है। और पेक्टिनियल लिगामेंट क्या होता है? जो वो भूल लेकुनार गया। लिगामेंट है ना, लेकुनार लिगामेंट के एक्सटेंशन को हम कहते हैं पेक्टिनियल लिगामेंट। ठीक है गाइस, अब मुझे मुस्कान बताएंगी कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया किससे ड्राइव होता है? कौन से मसल से? मुस्कान। एक्सटर्नल ऑब्लिक। और क्रीमेस्टेरिक फेशिया किससे ड्राइव होते हैं? ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। मुस्कान, आप अब आप ना पहले बहुत अच्छे इंटरनल। से बोली में, अब आप ना कंसंट्रेशन नहीं दे रही। इंटरनल ओब्लिक। गाइस, ये मैंने आपको बार बार रिपीट किया था कि आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। पहले एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होता है, फिर क्रीमेस्टेरिक फेशिया होता है, फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया होता है। और राफिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया किससे ड्राइव होता है? ट्रांसवर्सस। वेरी गुड। आज ही हमारी विनर है राफिया। ओके, अब हमने एक और एडिशनल इजाफा हो गया कि जो क्रीमेस्टेरिक मसल है ये किससे ड्राइव हो रहा है? लोअर फाइबर्स ऑफ इंटरनल ओब्लिक से। ओके, अब डॉक्टर अली ने मॉर्निंग की क्लास ली थी, डॉक्टर अली? जी मैम। तो इसकी बताएं नर्व सप्लाई क्या है? किसकी मैम? क्रीमेस्टर मसल की। L2-3। बेटा आप मुझे बस नर्व का नेम बता दें। हाँ, वैसे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इलियोइंग्वाइनल। नो, जेनिटोफेमरल। हमने कहा नहीं था कि जेनिटोफेमरल को हमने टू में डिवाइड कर दिया, एक जेनिटल ब्रांच है, एक फेमरल ब्रांच है। जो जेनिटल ब्रांच थी वो किसको सप्लाई करी थी? क्रीमेस्टर को। और जो फेमरल थी वो एंटीरियर थाई को सप्लाई करी थी। आपको पता होना चाहिए क्रीमेस्टर की क्या सप्लाई की, जेनिटोफेमरल नंबर। ओके गाइस, अब ना क्रीमेस्टर, जब ना हम ऐसा करते हैं कि किसी की से या हम क्रीमेस्टर एक रिफ्लेक्स एलिसिट करते हैं ना,
तो हमने उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि इसका एफ्रेंड क्या है और इसका ईफ्रेंड क्या है। मैं ग्रुप में शेयर करूँगी आप लोगों को, तो आप लोगों ने वो नोट कर लेना है। और सेकंडली मैंने आपको ये बात बतानी थी कि आप लोग ऐसा करें कि अच्छे से पढ़ें लॉ और उसके बाद जब आप डबल ए के एमसीक्यूज करें तो डोंट मेक अ मिस्टेक, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि जो एमसीक्यूज टफ है या जो कुछ होते हैं जो आपने क्रैम करने होते हैं रटिफिकेशन के थ्रू, जैसे कोई परसेंटेज होती है, तो आप ना उनको एक पेन से हाईलाइट करते जाएं या टिक लगाते जाएं, ठीक है ना, उस एमसीक्यूज के नंबर के ऊपर, ताकि जब आपने रिवीजन करनी हो आप सिर्फ उनको करें, आप जो इजी हैं उनको रिपीट ना करें, ठीक है ना, आपका टाइम सेव होगा। सेकेंडली सेकेंडली मैं ये कह रही हूँ कि अब मैं ग्रुप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर किया करूँगी आपके साथ हर चैप्टर की। तो आपने ऐसा करना है कि व्हाट्सएप में जो ऑप्शन होता है ना कि माई सेल्फ को सेंड कर दें, तो आपने अपने आप को सेंड करते रहना है वो। तो इस तरह आपका वो इकट्ठा हो जाएगा। जब आप मतलब फेड अप हो जाएंगे स्टडी से, जब या आप लेटे हुए हैं, ब्रेक में हैं, कहीं जा रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं, तो आपने उनको रीड करते रहना है, ठीक है। The cremasteric muscle is derived from the lower fibers of the internal oblique. It passes inferiorly as a covering of the spermatic cord and enters the scrotum. Okay guys, एक मैं आपको और बात बता दूं कि मैंने पहले आपसे मसल्स की जो मसल्स है ना, मैंने आपको आई थिंक आई फॉरगेट टू कवर इट। तो आप लोगों ने मसल्स की ऐसा करना है कि आपको हर कंपार्टमेंट के मसल्स का नाम पता होना चाहिए। आपको मतलब नेम से ये पता होना चाहिए कि ये किसका मसल है, थॉरिक्स का है, एब्डोमेन का है, बैक का है, और उसकी नर्व सप्लाई क्या है और उसका एक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे मसल शो नहीं हो रही किसी टेबल में, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टेबल में। ओके चलें, हम जब आएगा तो उसको साथ कवर कर लेंगे। ओके, अब हमने करनी है रेक्टस शीट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रेक्टस शीट इज अ लॉन्ग फाइब्रस शीट that encloses the rectus abdominis muscle and the pyramidalis muscle if present, and contains the anterior rami of the lower six thoracic nerves and the superior and inferior epigastric vessels and lymph vessels. इसमें क्या है, इसमें नर्व भी है और वेसल्स भी हैं, ठीक है। क्योंकि ये मिड लाइन में है तो इसमें कौन सी नर्व्स हैं, लोअर सिक्स थोरैसिक नर्व्स हैं, और वेसल्स कौन सी होंगी मिड लाइन में, सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स होंगी। अब मुझे राफी बताएंगी कि इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स किसकी ब्रांच है। एक्सटर्नल आईवीएस। और सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक, इंटरनल थोरैसिक। बेटा वो तो सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक है ना, ओह सॉरी, मैं भूल सुपरफिशियल गया। फेमरल की नहीं थी, फेमरल आर्टरी की। ओके। लर्न टू डिफ्रेंशिएट, जब जितना आप स्टडी करेंगे ना उतना आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। It is formed by the aponeurosis of the three lateral abdominal muscles. The internal oblique aponeurosis splits at the lateral edge of the rectus abdominis to form two lamina. One passes anteriorly and one posteriorly to the rectus. The aponeurosis of the external oblique fuses with the anterior lamina and the transverse aponeurosis fuses with the posterior lamina. ओके गाइस, यहां तक आपको क्लियर है। अब मैं आपको शो कर रही हूँ एक
ओके गाइस, अब हमने कहा कि जो रेक्टस शीट होती है वो 3 लैटरल एब्डोमिनल मसल्स बना देते हैं। क्लियर? अब अगर हम देखें कि वेट अ मिनट, ओके। अब हम ये कंसीडर करें, सपोज करें कि ये जो ग्रीन वाला है ये कौन सा मसल है? रेक्टस एब्डोमिनस है। क्लियर? अब हम कह रहे हैं कि जो इंटरनल ओब्लिक मसल है, कौन सा मसल? इंटरनल ओब्लिक, ये क्या करता है? ये 2 लैमिना में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब आपको येलो से शो हो रहा है ना। अब जो रेक्टस मसल के एंटीरियरली पास कर रहा है उसको हम कह रहे हैं एंटीरियर लैमिना, और जो उसके रेक्टस मसल है ना, ये देखिए ये ग्रीन वाला, उसके पोस्टीरियरली पास कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं पोस्टीरियर लैमिना। गाइस दिस इज क्लियर? तो अब जो एंटीरियर लैमिना के आगे कौन सा मसल होगा? सुपीरियर, सॉरी, एक्सटर्नल इंटर एक्सटर्नल ओब्लिक। तो ये एक्सटर्नल ओब्लिक के साथ फ्यूज हो जाएगा एंटीरियर लैमिना, और पोस्टीरियर लैमिना किसके साथ फ्यूज होगा? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के साथ। क्लियर है ये, या मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? अली आपको समझ आई है? मुस्कान? अगर आपको मुश्किल हो नहीं तो है। आप मुझे चैट बॉक्स में बता दिया करें। ओके ओके, अब ये हो गया। अब हम इसकी ना एक फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एट द लेवल ऑफ द एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, ठीक है ना? ये आपको पता है ये लेवल क्या होता है? जहाँ पे अब आप हम हाथ रखते हैं ना, जैसे हमने पोज करना हो या जैसे मॉडल्स हाथ रखती हैं, तो ये कौन सा लेवल होता है? एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन होती है। All three aponeurosis pass anteriorly to the rectus muscle. ठीक है? Leaving the sheet deficient posteriorly below this level. Guys, अब आपको समझ आई कि जब एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन के लेवल पे एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये सब क्या कर रहे हैं? रेक्टस मसल के एंटीरियरली पास कर रहे हैं। क्लियर? और वो शीट जो है वो अब डेफिशिएंट हो गई है पोस्टीरियरली। ओके, दी अब ये क्या हुआ? शीट पोस्टीरियरली डेफिशिएंट हो गई है ना। दी लोअर क्रीसेंट शेप एज ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द शीट इज कॉल्ड द आर्कवेट लाइन। अब जो शीट की पोस्टीरियर वॉल है उसको हम क्या कह रहे हैं? आर्कवेट लाइन। All three aponeuroses fuse with each other and with their fellows of the opposite side in the midline between the right and left recti muscle to form a fibrous band called the linea alba. ठीक है ना? हमें पता है कि हमारे एब्डोमेन में जो मिड लाइन लाइन होती है उसको लीनिया एल्बा कहते हैं। अब वो किससे बनी है? कि जो तीनों मसल्स हैं, तीनों एपोन्यूरोसिस हैं, जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं और जब वो अपोजिट साइड के साथ फ्यूज हो रहे हैं और राइट और लेफ्ट रेक्टाइल मसल के साथ फ्यूज हो रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं? लीनिया एल्बा, which extend from the Z5 passes above to the pubic symphysis below. The posterior wall of the sheet, however, has no attachment to the muscle. ठीक है ना? जो posterior wall है शीट की, अब उसकी मसल के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। The transverse tendinous intersections which divide the rectus abdominis muscle into segments are usually 3 in number. अब वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसवर्स लाइन हैं जो कि रेक्टस एब्डोमिनस को सेगमेंट्स में डिवाइड करती हैं, वो कितनी होती हैं? वो 3 होती हैं। ठीक है? अब जिनको हम क्या बोलते हैं? सिक्स पैक्स बोलते हैं। अब जो वो कहाँ से पास कर रही है ट्रांसवर्स लाइंस? ये आपकी, सॉरी,
ये आपकी स्टर्नम है, एक यहाँ से पास करिए, वन एट द लेवल ऑफ द ज़िफॉइड प्रोसेस, वन एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस एंड वन बिलो बिटवीन दीज टू। ठीक है, इसकी समझ आई है अब आप लोगों को? हमने कहा कि जो रेक्टस शीट है वो कौन बना रहे हैं? 3 लैटरल मसल्स बना रहे हैं। कौन सी मसल्स? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ठीक है, और इंटरनल ओब्लिक क्या करता है? डिवाइड हो जाता है एंटीरियर लैमिना में और पोस्टीरियर लैमिना में। जो एंटीरियर लैमिना होता है वो फ्यूज हो जाता है एक्सटर्नल ओब्लिक के साथ, और जो पोस्टीरियर लैमिना होता है वो फ्यूज हो जाता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के साथ। क्लियर? लेकिन जब हम एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन के लेवल पे पहुंचते हैं तो 3 मसल जो होते हैं वो एंटीरियरली पास करते हैं रेक्टस मसल के। ठीक है, और जो लोअर फ्री मार्जिन होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ शीट का, उसको हम क्या कहते हैं? आर्कुएट लाइन कहते हैं। क्लियर? और जो पोस्टीरियर वॉल है शीट की, उसकी क्या है? मसल अटैचमेंट कोई नहीं है, वहां पे कोई मसल की अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, अब लीनियर एल्बा कैसे बनता है कि जो 3 मसल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं, अपोजिट के साथ फ्यूज हो रहे हैं और रेक्टस के साथ फ्यूज हो रहे हैं, राइट और लेफ्ट के साथ, और ये लेनिया एल्बा बना रहे हैं। और फिर ट्रांसवर्स इंटरसेक्शन होती हैं जो रेक्टस मसल को डिवाइड करती हैं। किसके लेवल पे होती है? वन एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस, one at the level of the xiphoid process and one between these two. Surgery and tendinous intersections of the abdominal muscles. Note that the anterior wall of the rectus sheet is firmly attached to the tendinous intersections of the rectus abdominis muscle. The posterior wall of the sheet, however, has no attachment to the muscle. अब हमने कर लिया लीनिया एल्बा। अब गाइस इसको डिफ्रेंशिएट करें लीनिया सेमिल्यूनैरिस से। ठीक है, अब ये क्या है? Linea semilunaris is the lateral edge of the rectus abdominis muscle. ठीक है, it crosses the costal margin at the tip of the 9th costal cartilage. Rectus abdominis कहाँ पे पड़ा हुआ है? सेंटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, यूं बॉडी है ना, तो यहाँ पे ये क्या है? ये रेक्टस एब्डोमिनस है, और ये क्या है? ये लीनिया एल्बा है। अब जो लेटरल एज है, लेटरल एज, उसको हम क्या कह रहे हैं? लीनिया सेमिल्यूनैरिस। और हमें पता है कि यहाँ पे यूं अगर स्टर्नम पड़ी हुई है तो यहाँ पे क्या होता है? यूं कोस्टल मार्जिन जा रहा होता है। ठीक है ना, अब ये कोस्टल मार्जिन को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है? एट द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज। नेक्स्ट है कंजॉइंट टेंडन। द इंटरनल oblique muscle has a lower free border that arches over the spermatic cord or the round ligament of the uterus and then descends behind and attaches to the pubic crest and the pectineal line. ठीक है, अब ये कहाँ पे अटैच हो रहा है? इंटरनल ओब्लिक मसल। देखें अब हमको इसकी इंजर्शन पता चल गई है, प्यूबिक क्रस्ट के ऊपर और पेक्टिनियल लाइन के ऊपर। नियर देयर इंजर्शन द लोवेस्ट टेंडिनस फाइबर्स आर जॉइंड बाय सिमिलर फाइबर्स फ्रॉम द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस टू फॉर्म द कंजॉइंट टेंडन which strengthens the medial half of the posterior wall of the inguinal canal. ठीक है, पोस्टीरियर वॉल किससे बनती है? टेंडन से बनती है, कंजॉइंट टेंडन से। ठीक है, और एंटीरियर वॉल किससे बनती है? मसल से बनती है। इंग्वाइनल लिगामेंट। अब इंग्वाइनल लिगामेंट मैंने आपको पहले भी मॉर्निंग में बताया है। इंग्वाइनल लिगामेंट कनेक्ट्स द एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन विद द pubic tubercle. This ligament is formed by the lower border of the aponeurosis of the external oblique muscle, which is folded back on itself. From the medial end of the ligament, the lacunar ligament extends backward and upward to the pectineal line on the superior ramus of the pubis, where it becomes continuous with the pectineal ligament, a thickening of the periosteum. The lower border of the inguinal ligament is attached to the deep fascia of the thigh, fascia lata. ओके, अब हमने कहा था कि जो मेम्ब्रेनियस लेयर होती है सुपरफिशियल फेशिया की, वो किसके साथ कंटिन्यूस होती है? डीप फेशिया ऑफ थाई के साथ, फेशिया लाटा के साथ। इसी तरह जो लोअर बॉर्डर ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट है वो भी अटैच है फेशिया लाटा के साथ। अब मैं आपको
लेकुनार लिगामेंट और पेक्टिनियल लिगामेंट शो करवाती हूँ। ओके गाइस, आपको स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है गाइस? हो रही है मैम। ओके, ये देखिए, ये है हमारी मीडियल साइड, ठीक है। अब ये है एंटीरियर, आपको पॉइंटर भी शो हो रहा होगा, ये है एंटीरियर सुपीरियर आइलियर क्रस्ट, और यहाँ से आता है इंक्वाइनल लिगामेंट, और कहाँ पे अटैच होता है? प्यूबिक टुबरकल पे। ये देखें, ये आपको राउंड राउंड से ट्यूब्रोसिटी नजर आ रही है, ये है प्यूबिक टुबरकल। ओके, ये देखें, ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, और जो इसका मीडियल पार्ट है इंग्वाइनल लिगामेंट का, फोल्ड होकर क्या बना रहा है? लेकुनार लिगामेंट, ठीक है, क्लियर। अब हम पेक्टिनियल लिगामेंट देख लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये था। अब ये क्या है? ये है लेकुनार लिगामेंट, और इसकी जो एक्सटेंशन होती है, जो पेक्टिनियल लाइन के ऊपर रन करी है, उसको क्या क्या बोलते हैं? पेक्टिनियल लिगामेंट, ठीक है। और ये सब किससे ड्राइव हो रहे हैं? इंग्वाइनल लिगामेंट से ड्राइव हो रहे हैं। और इंग्वाइनल लिगामेंट किससे बना था? एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से। ओके, अब हम करेंगे फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। Fascia transversalis is a thin layer of fascia that lines the transversus muscle, and it is continuous with a similar layer lining the diaphragm and the iliacus muscle. The femoral sheet of the femoral vessels is formed by the fascia transversalis and the fascia iliaca. ये हम रिपीट कर रहे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो फेमरल शीट होती है, फेमरल वेसल्स को जो बना रही होती, जिसमें इनक्लोज होती हैं, फेमरल शीट होती है, वो किससे बनी है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से और फेशिया इलियाका से। ओके, अब हमें दोबारा रिपीट करते हैं। अब मुझे कौन बताएगा कि एक्सिलरी शीट किससे बनती है? मुस्कान या राफिया? प्रीवर्टिब्रल फेशिया। वेरी गुड। प्रीटेकियल।
नो, प्री-ट्रेकियल नहीं, ओके। प्री-वर्टिब्रल फेशिया। ओके, अब आपको पता चल गया फेमरल शीट किससे बनी है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से और फेशिया इलियाका से। इनग्वाइनल कैनाल अब हम करते हैं। इनग्वाइनल कैनाल इज एन oblique passage through the lower part of the anterior abdominal wall. In males, it allows structures to pass to and from the testes through the abdomen. In females, it allows the round ligament of the uterus to pass from the uterus through the labium majus. ओके अब ये कैनाल देखिए बहुत स्मॉल सी होती है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1.5 इंचेस एंड एक्सटेंड फ्रॉम द डीप inguinal ring downward and medially to the superficial inguinal ring. It lies parallel to and immediately above the inguinal ligament. मैंने आपको बताया था ना कि जो inguinal canal होती है उसका उसका फ्लोर कौन बना रहा होता है, inguinal ligament. अब डीप inguinal ring देखते हैं। डीप inguinal ring क्या है, ओवल ओपनिंग है। जो सुपरफिशियल है वो क्या है, ट्राइंगुलर है। अब ये किस में होती है, इन द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस एंड लाइज अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंचेस above the inguinal ligament, ठीक है। The margins of this ring give attachment to the internal spermatic fascia. अब क्लियर हुआ आपको मुस्कान? The superficial inguinal ring is a triangular shaped defect in the aponeurosis of the external oblique muscle and lies immediately above and medial to the pubic tubercle. अब आप ये देख के मुझे कोई बताए कि फेमरल हर्निया कहाँ पे होता है? लेटरल टू ओके, tubercle लेटरल और बिलो below. टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है ना। द जी मार्जिन्स ऑफ दिस रिंग गिव अटैचमेंट टू द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। मुस्कान अब समझ आइए कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया कहाँ से आता है और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया कहाँ से आता है। जी मैम। ओके, अब हम इसके वॉल्स करते हैं, ये हमने कल भी की थी। ओके गाइस, आपने याद रखना है कि जो एंटीरियर वॉल है ना वो किससे बनती है, मसल से, ठीक है ना। अब आगे मसल्स कौन से हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस reinforced laterally by origin of the internal oblique from the inguinal ligament. आपने बस ये याद करना है, एक्सटर्नल ओब्लिक प्लस इंटरनल ओब्लिक क्या बना रहे हैं, इसकी एंटीरियर वॉल बना रहे हैं और इसकी पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है, कंजॉइंट टेंडन मीडियली एंड फेशिया ट्रांसवर्सैलिस लैटरली, ठीक है गाइस। ये ना इसकी यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियो दी हुई है उन्होंने ना, वो एक मॉडल बनाया हुआ है पूरा स्केच के, मतलब जैसे ड्रॉ करते हैं ना बच्चे बनाते हैं, पेज से कुछ थिंग्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जैसे, तो मैं ना आपको वो शेयर करूंगी एंड यू गाइस मस्ट हैव टू सी दिस। ओके, अब इसकी रूफ कौन बना रहा है, आर्चिंग फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस मसल। इसका फ्लोर कौन बना रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंग्वाइनल एंड लेकुनार लिगामेंट, ठीक है। अब फंक्शन क्या है इंग्वाइनल कैनाल का, इन मेल्स द इंग्वाइनल कैनाल अलाउ स्ट्रक्चर्स टू पास to and from the testes. Normal spermatogenesis normal spermatogenesis occurs only if the testes leave the abdominal cavity and enters a cooler environment in the scrotum, ठीक है। इन फीमेल्स, ओके गाइस, ये एमसीक्यूज भी बहुत रिपीट होता है कि अगर कोई किड है और उसकी टेस्टिस जो है उसकी एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब फेलियर टू डिसेंड है, तो उसको किस चीज़ का रिस्क होगा, मिलिग्नेंसी का, ठीक है। इन फीमेल्स
The smaller canals allow the round ligament of the uterus to pass from the uterus to the labium majus. ठीक है, और ये एमसीक्यूज भी आता है कि अगर फीमेल को कोई यूट्राइन ट्यूमर है तो वो उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे आ गया है, तो वो किस लिगामेंट के थ्रू आया या किस स्ट्रक्चर के थ्रू आया? तो जो राउंड लिगामेंट होता है वो किसको कनेक्ट करता है? यूट्रस को लेबियम मेजस के साथ। तो राउंड लिगामेंट के थ्रू अगर यूट्रस का ट्यूमर है तो जो मेट्स हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं? लेबियम मेजस तक। इन बोथ सेक्सेस द कैनाल आल्सो ट्रांसमिट्स द इलियो इंग्वाइनल नर्व। कौन सी नर्व अली? दोबारा रिपीट करें। इंग्वाइनल कैनाल से कौन सी नर्व पास करती है? इलियो-इंग्वाइनल नर्व। ओके, अब ये आपको भूलना नहीं चाहिए, इलियो इंग्वाइनल नर्व। ठीक है, अब mechanics of the inguinal canal. The inguinal canal is a site of potential weakness in both sexes on cuffing and straining, as in micturition, defecation, and parturition. The arching lower fibers of the internal oblique and transverse abdominal muscle contract and flat the arch. In turn, this lowers the roof of the canal towards the floor and virtually closes the canal. अब ये क्या होता है कि ये आर्चिंग फाइबर से बन गया। फॉर एग्जाम्पल ये इसका फ्लोर है और यहाँ पे क्या है? यूं आर्चिंग फाइबर्स जा रहे हैं। ठीक है, यूं। अगर हमने इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हुआ, जैसे मिक्चुरेशन, पार्चुरेशन, डेफिकेशन में, तो जो आर्चिंग लोअर फाइबर्स हैं वो क्या हुए? वो फ्लैट हो गए। तो ये क्या हुआ? ये कैनाल क्या हो गई? क्लोज हो गई। क्लियर? अब हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। Inguinal hernia occurs above the inguinal ligament. ठीक है, whereas femoral hernia occurs below the inguinal ligament. Inguinal hernias are of two types, indirect and direct. Indirect inguinal hernia. The hernial sac is the remains of the processus vaginalis. And indirect inguinal hernia is more common than a direct inguinal hernia. It is much more common in males than in females. It is more common on the right side. It is more common in children and young adults. The hernial sac enters the inguinal canal through the deep inguinal ring and lateral to the inferior epigastric vessels. ठीक है, देखिए, जो इंग्वाइनल हर्निया डायरेक्ट इंग्वाइनल कैनाल में आ गया उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। ठीक है ना, वो डायरेक्ट इंग्वाइनल कैनाल में आ गया, वो डीप इंग्वाइनल रिंग से पास नहीं हुआ। ठीक है गाइस, तो हमें पता है कि जब टेस्टिस डिसेंड करी होती हैं तो उनमें क्या होता है? प्रोसेसिस वेजिनैलिस होता है। ठीक है, वो बाद में क्या होता है? रिग्रेस हो जाता है और क्या बन जाता है? ट्यूनिका वेजिनैलिस बन जाता है। अब अगर अगर हर्नियल सैक क्या है? ये रिमेन्स है प्रोसेसिस वेजिनैलिस की। तो हमें पता है कि टेस्टिस कहाँ से पास करती हैं? डीप इंग्वाइनल रिंग से पास करती हैं, फिर इंग्वाइनल कैनाल से पास करती हैं और फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास करती हैं। अब तो आपको याद रहेगा ना। तो ये कहाँ से पास करता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया? ये पास करता है डीप इंग्वाइनल रिंग से। और ये क्या होता है? एमडी डोंट लाई, लाई लेटरल है, इंफीरियर। लेटरल और इनडायरेक्ट। लेटरल किसके है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के। The hernial sac, the neck of the sac is narrow. The hernial sac may extend through the superficial inguinal ring above and medial to the pubic tubercle. Femoral hernia below and lateral to the pubic tubercle. The hernial sac may extend down into the scrotum or labium majus. अब हम करते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। It is common among elderly men with weak abdominal muscles but is rare among women. The hernial sac bulges forward through the posterior wall of the inguinal canal. अब आपको समझ आई ये कहाँ से प्रोट्रूड कर रहा है? पोस्टीरियर वॉल से आ रहा है इंग्वाइनल कैनाल के। और कहाँ पे? मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। द नेक ऑफ द हर्नियल सैक इज वाइड, और इसकी नेक जो है वाइड है। ओके गाइस,
हमने ये कह दिया कि जो फेमरल हर्निया होता है उसमें स्ट्रैंगुलेशन का रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी नेक जो होती है नैरो होती है। लेकिन अगर आपको हर्नियाज के अंदर डिफरेंशिएट करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनडायरेक्ट हर्निया है जो बच्चों के अंदर होता है वो मोर डेंजरस है। ठीक है। Spermatic cord. The spermatic cord is a collection of structures that pass through the inguinal canal to and form the testes. अब इसके अंदर स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं ये हमने नसीम शहजाद में पढ़ी थी। सबसे पहले आप याद करें टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन एंड टेस्टिकुलर लिम्फ वेसल्स। ओके। और जो मेल स्ट्रक्चर है वो कौन सी है वास डेफरेंस और ऑटोनोमिक नर्व्स। और क्या है इसके अंदर रिमेन्स ऑफ द प्रोसेसिस वेजिनैलिस है, क्रीमेस्टेरिक आर्टरी है, द आर्टरी ऑफ द वास डेफरेंस है, जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व है विच सप्लाइज द क्रीमेस्टर मसल। चलें अब इसके कंटेंट्स को रिपीट करें। राफे आपको नहीं, जो बच जाएंगे वो मुस्कान करेंगे। मैम एक तो टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक्स वेरी और गुड, उसके बाद ऑटोनोमिक नर्व्स और वास डेफरेंस वेरी और गुड। प्रोसेसस वेजिनालिस ओके। और आर्टरी टू वास जेनिटल, डेफरेंस, जी, और उसके बाद जेनिटोफेमरल ब्रांच, जेनिटल जेनिटल ब्रांच ऑफ ब्रांच। जेनिटोफेमरल। Guys, don't confuse it. Be precise. Genital branch of genitofemoral nerve, which supplies the cremaster muscle. मुस्कान आप बताएं कि जो इसकी फेमरल ब्रांच होती है जेनिटोफेमरल की वो किसको सप्लाई करती है? एंटीरियर थाई को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया बेटा, एंटीरियर थाई को करती है। ओके। एक आर्टरी थी आर्टरी ऑफ द वास डिफरेंस और एक है क्रीमेस्टेरिक आर्टरी। ओके। अब कवरिंग्स करते हैं, ये तो हमने अभी किए हैं। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशियल ड्राइव फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एंड और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के साथ देखें ना सुपरफिशियल इनग्वाइनरिंग डिफेक्ट किस में होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक में, तो अटैच टू द मार्जिन ऑफ द सुपरफिशियल इनग्वाइनरिंग। क्रीमेस्टेरिक फेशियल ड्राइव फ्रॉम द इंटरनल ऑब्लिक मसल, internal spermatic fascia derived from the fascia transversalis and attached to the margins of the deep inguinal. Processus vaginalis. अब प्रोसेसिस वेजिनालिस मैंने आपको बताया था ना कि जब टेस्टिस पास करती हैं उसके लिए एक रूट बना होता है। द प्रोसेसिस वेजिनालिस इज अ पेरिटोनियल डाइवर्टिकुलम। अब ये पेरिटोनियम का डाइवर्टिकुलम है formed in the fetus that passes through the lower part of the anterior abdominal wall to form the inguinal canal. The tunica vaginalis is the lower expanded part of the processus vaginalis. ठीक है। ट्यूनिका वेजिनलिस क्या है प्रोसेस वेजिनलिस का लोअर एक्सपेंडेड पार्ट है। ये देखिए ना ये एब्डोमेन से यूं पास करता है और यूं होता है और जो जो लोअर पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। Normally, the cavity of the tunica vaginalis becomes shut off from the upper part of the processes and the peritoneal cavity just before birth. अब जो ट्यूनिका वेजिनलिस है ये इससे क्या होती है सेपरेट हो जाती है। ठीक है ना। द ट्यूनिका वेजिनलिस इज दस अ क्लोज सैक इनवेजिनेटेड फ्रॉम बिहाइंड बाय द टेस्टिस। अब ट्यूनिका वेजिनलिस आगे पड़ी हुई है और इसके बिहाइंड क्या होती है टेस्टिस इसके अंदर इम्बेडेड हुई होती है। क्लिनिकल नोट्स, clinical anatomy of the processus vaginalis. The processus vaginalis is a peritoneal diverticulum formed in the fetus that passes through the layer of the anterior abdominal wall to form the inguinal canal. अब आपको बताना चाहिए कि inguinal canal कौन बना रहा है processus vaginalis बना रहा है। The tunica vaginalis is the lower expanded part of the processus vaginalis. Normally just before birth the cavity of the tunica vaginalis becomes shut off from the upper part of the processes and the peritoneal cavity. The okay ये repeat हुआ है।
अब हम कहते हैं इसकी ना टाइप्स होती हैं गाइस, ये एमसीक्यूज बहुत रिपीट होगा आपको। प्रीफॉर्म्ड सैक ऑफ द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, द प्रोसेस में persist partially or in its entirety as a hernial sac। ठीक है, अगर इसका सैक है तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। ठीक है ना, हमने कहा था ना कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया मेल में होता है और वो क्या होता है कि जो एब्डोमिनल कंटेंट्स होते हैं वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल से पास कर जाते हैं। ठीक है ना, अब कहते हैं कंजेनिटल हाइड्रोसील क्या होते हैं। हाइड्रो का क्या मतलब होता है, वाटर। मैम वो डायरेक्ट में होता है। नहीं नहीं, मैंने तो आपको इनडायरेक्ट बताया था ना, जो मेल्स में हो रहा था। मैम पोस्टीरियर वॉल से जब वो आता है तो वो ये होता है, डायरेक्ट होता है। जो बेटा इनडायरेक्ट वो होता है वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से आता है। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, जो डायरेक्ट होता है वो पोस्टीरियर बाल से आता है इंग्वाइनल कैनाल की, और जो इनडायरेक्ट होता है जी वो डीप इंग्वाइनल रील से पास करता है। आप भी यही कह रही है ना? जी। ओके। Congenital hydrocele, the processus vaginalis becomes narrowed but not obliterated and remains in communication with the abdominal cavity. Peritoneal fluid accumulates in it forming a hydrocele। ठीक है, अगर प्रोसेसिस वेजिनैलिस जो है उसका कम्युनिकेशन खत्म नहीं हुआ एब्डोमिनल कैविटी के साथ, तो क्या होगा कि पेरिटोनियल फ्लूइड आ जाएगा इसके अंदर और वो क्या बन जाएगा, कंजेनिटल हाइड्रोसील। ठीक है, इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड। अब ये क्या होती है, इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द प्रोसेसिस becomes obliterated leaving a small intermediate insisted area। अब क्या हुआ है कि जो प्रोसेस है उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट क्या हो गया, वो ओब्लिटरेट हो गया लेकिन स्मॉल एरिया रह गया सेंटर में। This presents as a small fluctuant swelling in the inguinal region, often within the inguinal canal। अब क्या हुआ कि जो सेंटर वाली स्वेलिंग रह गई है वो फ्लक्चुएट है और वो कहाँ पे है, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर है। That moves medially on gentle downward pulling of the testis and the covering of the tunica vaginalis। जब हम टेस्टिस को डाउनवर्ड पुल करें तो वो क्या करेगी, वो मीडियली मूव करेगी। ओके, अब हम करते हैं गुबरनेकुलम टेस्टिस। The gubernaculum testis is a musculo-ligamentous cord that connect the fetal testis with the floor of the developing scrotum। ठीक है गाइस, आपको पता है ना टेस्टिस कहाँ पे होती हैं, स्क्रोटम में होती हैं। लेकिन अब जब फीटस होगा तो फीटस में अभी टेस्टिस डिसेंट नहीं हुई ना, तो एक जो कॉर्ड है जो फीटल के टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ अटैच करा है उसको हम क्या कह रहे हैं, गुबरनेकुलम टेस्टिस। It plays an important role in the descent of the testis and it is homologous to the female round ligament of the ovary। ठीक है, female round ligament of ovary and the round ligament of uterus। अब स्क्रोटम क्या है, this scrotum is an outpoaching of the lower part of the anterior abdominal wall। It contains the testis और इसके बाद क्या होता है, एपिडिडमस। ओके गाइस, अब आपने याद रखना है कि एपिडिडमस के अंदर क्या होता है कि स्पर्म स्टोर होते हैं एंड द लोअर एंड्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। द walls of the scrotum has the following layers। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रोटम की वॉल्स कौन सी होती हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया इन विच डार्टस मसल रिप्लेसेस द फैटी लेयर। ठीक है, हमने कहा था ना कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो फैटी लेयर होती है, तो इसमें क्या हुआ है कि जो डार्टस मसल है वो रिप्लेस कर देगा फैटी लेयर को। उसके बाद क्या गया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया फ्रॉम द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, क्रीमेस्टेरिक फेशिया फ्रॉम द इंटरनल ओब्लिक मसल। The cremaster muscle is supplied by the genital branch of the genitofemoral nerve. Internal spermatic fascia from the fascia transversalis। उसके बाद क्या है, ट्यूनिका वेजिनैलिस है, a closed sac that covers the anterior, medial and lateral surfaces of each testis। ठीक है ना, टेस्टिस पोस्टीरियरली कवर नहीं होती। अब स्क्रोटम के अंदर होता क्या क्या है, टेस्टिस होती हैं, एपिडिडमस होती है
और लोअर एंड ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। अब टेस्टिस क्या होती हैं? टेस्टिस आर पेयर्ड ओवाइड ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड टेस्टोस्टेरोन। Normal spermatogenesis occur only at a temperature lower than that of the abdominal cavity, hence the descent of the testis into the scrotum. The tunica albuginea is the outer fibrous capsule of the testis. ठीक है, जो आउटर कैप्सूल है टेस्टिस का वो क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब टेस्टिस की ना 3 लेयर्स होती हैं, तो ये हम इंशाल्लाह रफी करेंगे तो हम तब रीड करेंगे। Epididymis. The epididymis on each side lies posterior to the testis and has a head, a body, and a tail. It is a coiled tube approximately. अब देखें एपिडिडमस कितनी बड़ी है, 20 फीट की है ये, 6 मीटर्स की इन लेंथ। द वास डेफरेंस इमर्जेस फ्रॉम द टेल। ठीक है, अब वास डेफरेंस कहाँ से इमर्ज करिए? टेल से इमर्ज करिए। Blood supply of the testes and epididymis. The testicular artery is a branch of the abdominal aorta. Guys remember, ovarian artery हो या testicular artery हो, ये डायरेक्ट ब्रांचेस हैं किसके? एब्डोमिनल एओर्टा की। इसलिए जो इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वो भी क्या होगा? पैरायोटिक लिम्फ नोड्स होगा। The testicular vein emerges from the testis and the epididymis as a venous network. इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर वेन को पंपिनिफॉर्म प्लेक्सिस। और हमने पढ़ा था ना कि हमें हड्डियां में कौन सी वेन्स नजर आ रही होती हैं? पंपिनिफॉर्म प्लेक्सिस। और अब राफिया बताएंगी कि कौन सी आर्टरी को डैमेज होने का रिस्क होता है? नर्व, कौन सी नर्व को डैमेज होने का रिस्क होता है? Superficial branch of लेटरल genital. क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। Sorry. बेटा मैंने कितना रिपीट Sorry. किया था? चलें, अब सब स्टूडेंट्स चले गए हैं तो ऐसा करते हैं कि अब हम ये इवनिंग में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। चलें गाइस, अच्छा सा टेस्ट प्रिपेयर करें। अली आपने भी टेस्ट देना है।